तो वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन विभवों का मापन। ये जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं इसमें इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम कैसे करते हैं। जैसा कि आपने डैनियल सेल और विभिन्न प्रकार के सेलों का उदाहरण लिया था, जो दो अलग अलग प्रकार के अर्ध सेलों से मिलकर बने रहते हैं। तो इनके अलग अलग विभवों को मापने के लिए जो विधि है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रोड विभव के मापन के लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, तो इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम जो अलग अलग अर्ध सेल होते हैं उनके विभवों का मापन हम करते हैं। ठीक। और जो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसका चाहे आप कोई भी ताप ले लें, अलग अलग तापों पर इसका जो विभव हमें प्राप्त होता है वो होता है 0 वोल्ट। ठीक। तो ये जो 0 वोल्ट विभव है, इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, एक ओर आप एक अर्ध सेल के रूप में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे और दूसरी ओर जिस भी अर्ध सेल का आपने विभव ज्ञात करना होगा उसके साथ उसको सॉल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट करके आप उसका विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और ये किस तरीके से कार्य करता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। एक आध बार उत्तराखंड एनसीईआरटी ये बोर्ड के भीतर आपसे पूछा गया है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, तो इसका चित्र सहित वर्णन कीजिए, ऐसा आपसे पूछा जाता है। तो आइए इसके चित्र को देखते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम ब्लैक का एक तार होता है। ये तार आपका इसमें लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। और इसको ग्लास जैकेट के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, ये बंद रहता है, ठीक है ना। और यहां से हम एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस को इसमें से प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस को जब हम इसमें से प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये है सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम से लेपित प्लेटिनम पत्र। तो एक प्लेटिनम की फॉइल हम लेते हैं जिसमें जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में प्लेटिनम इसमें रहता है। अब इसको हम यहाँ पे क्यों लेते हैं, इसको भी आप समझ लें। क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस आ रही है, जो बबल्स के रूप में हम इसको दिखा रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे एड्जॉर्ब होती है, अधिशोषित हो जाती है, ठीक है ना। अधिशोषित, एड्जॉर्प्शन इसको कहा जाता है। तो इसका यहाँ पे अधिशोषण होता है गैस का, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण होता है। अधिशोषण या एड्जॉर्प्शन जब आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय ज्यादा विशेष रूप से इसको जानेंगे। थोड़ा सा इसको क्लियर हो लेते हैं। अधिशोषण क्या होता है, किसी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाना। अगर वो सतह पर जमा होता है तो उसको हम कहते हैं कि इसका क्या हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है। अधिशोषण फॉर एग्जाम्पल भी एक हम ले लेते हैं। जैसे कहीं पे स्याही या कलर आपका कोई फैल जाता है और आप क्या करते हैं, चौक का टुकड़ा लेते हैं और उससे रब करते हैं, तो होता क्या है, वो स्याही चौक की सतह पर आपकी जमा हो जाती है। जब चौक के टुकड़े को आप तोड़ते हैं तो बाहर जैसा स्याही का कलर है, ब्लू या ब्लैक, वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन अंदर क्या होता है, वो व्हाइट होता है। तो ये अधिशोषण का मतलब, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो गैस है वो कहाँ पे एड्जॉर्ब हो जा रही है, अधिशोषित हो जा रही है, प्लेटिनम ब्लैक में अधिशोषित हो जा रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन लिया गया है, ये सॉल्यूशन जो होता है ये यूनिमोलर सॉल्यूशन है हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप समझ गए कि ये क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फिगर यहां पे आपने देखा। और विभिन्न तापों पर इसका जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है, वो 0 वोल्ट आता है, ठीक है ना। तो इसी की सहायता से हम अन्य जो आपके अर्धसेल होंगे या कोई भी धातु का जो हम इलेक्ट्रोड लेते हैं उनको हम ज्ञात कर लेते हैं। अब उनको कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अब इसमें जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, तो इसका आप चित्र सहित वर्णन इस तरीके से कर देंगे। और इसके भीतर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया था। अर्ध सेल को कैसे करते हैं, तो यहाँ पे प्लेटिनम सॉलिड, ये वायर है,
इन कॉन्टेक्ट विद, कि प्लेटिनम सॉलिड जो वायर है वो इन कॉन्टेक्ट विद किसके है, हाइड्रोजन गैस के ये कॉन्टेक्ट में है, ठीक है ना, जैसा चित्र में दिखाई देता है वैसा ही हम लिखते हैं। और जो ये हाइड्रोजन गैस है प्लेटिनम पत्र से, ये किसके कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में है HCl के, तो इसको फिर कहते हैं हम इन कांटेक्ट विद एज पॉजिटिव, ये जब उसमें होगा तो एज पॉजिटिव आयन इसमें से मिलेंगे, और ये एक्वस है तो इसको हम 1m या एक्वस भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेटिनम सॉलिड इन कांटेक्ट विद हाइड्रोजन गैस, यहां पे एडजॉर्प्शन हुआ ये भी आपको पता है, इन कॉन्टेक्ट विद H पॉजिटिव 1m सॉल्यूशन, अर्थात HCl के वो यूनिमोलर सॉल्यूशन के साथ ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और जो इसमें रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को हम इस तरीके से देख सकते हैं, जो आपके हाइड्रोजन आयन्स होते हैं यहां पे से जो आपके प्राप्त हुए एक्वस कह लें या 1m, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है यहां पे गैस में हाफ H2 गैस, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेज 0 होगी और यहां पे कितनी है +1, ये कब होगा, जबकि यहां से क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन आपका इसमें प्लस और माइनस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा, तो तब ये कंडीशन आपकी आएगी, ठीक है ना। अगर आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, तो आप सचित्र इसका वर्णन इस तरीके से करेंगे, और इस सेल को इस तरीके से आप प्रदर्शित करते हैं, ये बता दिया आपको। और इसकी जो सेल अभिक्रिया है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किसी भी सेल को का जो मानक विभव ज्ञात करना होता है, जो उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है, उसको हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये चित्र भी आपने बना लेना है। उसके बाद हम किसी अर्ध सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसको कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी बात हम यहां पे करते हैं, ठीक। तो अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उनको फुलफिल होना जरूरी है, उसी के आधार पर आप विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो वो जो 3 कंडीशन है वो क्या है, रूम टेम्परेचर होना चाहिए, अर्थात वहां पे टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, और जो आपका प्रेशर है वो इसमें कितना होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रोलाइट आप लेंगे, जैसे इसमें 1m था, तो वैसे ही जो इलेक्ट्रोलाइट, अगर कॉपर ले रहे हैं, कॉपर के उसका ज्ञात कर रहे हैं, तो अर्ध सेल जो कॉपर सल्फेट का उसमें वैद्युत अपघट्य होगा वो 1m होना चाहिए। वैसे ही अगर क्या है, जिंक का आप इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और जिंक सल्फेट आपका है, तो उसका भी कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, 1m होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो आपको विभव प्राप्त होगा उसी को हम इलेक्ट्रोड विभव का नाम, उस अर्ध सेल का उसको इलेक्ट्रोड विभव मानेंगे, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोड विभव अगर आप अलग अलग किताबें देखेंगे और अलग अलग चीजें देखेंगे तो कई बार इसमें कंफ्यूज भी क्रिएट होने की संभावना रहती है। तो वास्तव में IUPAC पैटर्न के अनुसार जो किसी भी अर्ध सेल का या धातु इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो उसका अपचयन विभव है, ठीक है ना। अगर हम अपचयन विभव कह रहे हैं तो आप समझ लेंगे कि ये सेल अर्ध सेल का या उस धातु के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है, अगर अपचयन विभव से ही हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसका सेटअप कैसे करते हैं, तो उसकी बात हम कर रहे हैं कि किस तरीके से आप, अगर जिंक का आपने ज्ञात करना है या कॉपर का ज्ञात करना है या सिल्वर का आपने ज्ञात करना है या गैसियस स्टेज में आपने ज्ञात करना है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस थी, वैसे अगर आपने क्लोरीन गैस का ज्ञात करना है तो इसी पैटर्न को आप फॉलो करेंगे और एडजॉर्प्शन होगा प्लेटिनम ब्लैक में दूसरे अर्ध सेल में, और उससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आपका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा SHE, ये किसकी तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह। तो ये विभव को ज्ञात करने में और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हर हमेशा ध्यान रखेंगे कि SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज वर्क एज ए एनोड। अगर ये एनोड की तरह कार्य करेगा तो निश्चित रूप से क्या है, जो दूसरा आपका अर्ध सेल होगा, तो दूसरा जो अर्ध सेल होगा वो किसकी तरह कार्य करेगा, वो आपका कैथोड की ओर की तरह कार्य करेगा, ठीक है ना। पिछले लेक्चर्स में क्योंकि लंबे भी हो जा रहे थे तो उस समय हम एक आपको की फैक्टर बताना भूल गए थे, उससे भी आप
यहाँ पे मैं उसको रिवाइज कर लेता हूं कि एनोड में क्या कार्य होता है, उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो एनोड को ध्यान करने के लिए एक दूसरा टर्म भी है जिसको हम कहते हैं, आपने सुना होगा बैंक से या किसी दूसरे फ्रेंड से हम कभी कभी क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। तो ये इसमें एनोड और कैथोड क्या वर्क करता है, इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए लोन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लोन का मतलब है यहाँ पे लेफ्ट ऑक्सीडेशन, ठीक हो गया, एनोड नेगेटिव, समझ गए ना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। और आपने यहाँ पे क्या ले रखा है, SHE को आपने क्या कर रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में आप दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, एनोड की तरह तो कर ही रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऐसा भी आप इसमें से ध्यान कर लेंगे कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा होगा। अगर जब आपको एनोड के वर्क को पूरी तरीके से आपको पता है तो डेफिनेटली कैथोड के जो वर्क होंगे और उसका जो उसमें चार्ज इत्यादि होगा वो क्या होगा, इसके उल्टा होगा। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में क्या होता होगा, रिडक्शन होता होगा, वो कैथोड की तरह कार्य करता होगा और वो क्या होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव के बदले वो पॉजिटिव होगा। आइए फिर अब इस तरीके की बात करते हैं। तो उससे पहले भी जब मैंने क्रिया विधि की बात करी थी तो आपको बताया था कि ई सेल कैसे ज्ञात करते हैं। ई सेल इजिकल टू आपको बताया गया था ई राइट माइनस ई लेफ्ट करके हम इसको ई राइट माइनस ई लेफ्ट के द्वारा हम सेल विभव ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका विद्युत रासायनिक सेल किस तरीके का बना है, ये SHE आपने देख लिया, ठीक हो गया जी, ये एक अर्ध सेल के रूप में काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। और अगर कॉपर को आपने ज्ञात करना है तो कॉपर का जो अर्ध सेल है उसको यहाँ पे सेटअप करेंगे। जिंक का करना होगा तो उसका सेटअप आप वहां पे करेंगे, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे आपका एनोड किस जगह पे होता है, एनोड है तो लेफ्ट हैंड साइड में होता है और इसकी वैल्यू मैंने बताई, ये सदैव क्या होती है, 0 के बराबर होती है। तो वास्तव में जो रिजल्ट्स आपको प्राप्त होते हैं तो ई सेल इजिकल टू क्या हो जाता है, ई राइट के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। ई सेल इजिकल टू ई राइट इस तरीके से आपका हो जाता है। और इसी को हम जब ये डिवाइस सेटअप करते हैं, अर्ध सेल जब पूरा जो विद्युत रासायनिक सेल हम बनाते हैं तो वहां पे वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर वगैरह आपका सेटअप होता है और उसमें जो रीडिंग आपकी आती है उसी को हम यहाँ पे वोल्ट के द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कॉपर का आपने सेल विभव ज्ञात करना है। तो कॉपर को करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कॉपर का जब आपने ज्ञात करना है तो कॉपर इलेक्ट्रोड या कॉपर सेमी सेल का आपने अगर सेल विभव ज्ञात करना है तो उसके लिए आपका ई सेल ये किस किस तरीके से है पता है आपको, एनोड में SHE आपने रख रखा। और ई राइट जो आपका होगा ये मैंने बताया अपचयन विभव होता है। और ई लेफ्ट जो आपका है, लेफ्ट ऑब्वियसली एनोड का है तो ये 0 कर दिया क्योंकि यहाँ पे क्या था, SHE होता है। और जब हम इसको रीड करते हैं, रीडिंग इसकी लेते हैं वोल्ट मीटर से जो प्राप्त होती है तो वो आपको प्राप्त होती है 0.34 वोल्ट, ठीक है ना। तो जिसके लिए जितनी भी आपके पास रीडिंग होती है उसको हम नोट कर लेते हैं और वो उसका क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव या उसका अर्ध सेल का सेल विभव वो कहलाएगा। अब इसमें एक चीज और भी है कि ये ध्यान रखेंगे कि ये माइनस है, ये इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। इसको ज्ञात करने के लिए किस तरीके की डिवाइस है, ये इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब इसमें हम रफ फिगर के द्वारा इसको देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे मैंने जो ये ले रखा है पूरी डिवाइस रफ में बना रहे हैं, ये SHE है, ठीक हो गया। और ये दूसरा जो है आप कॉपर का ज्ञात कर रहे हैं तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। मैं यहाँ पे कॉपर अर्ध सेल लिख दे रहा हूं, सब चीजों को हम बार बार रिपीट नहीं कर रहे। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये सॉल्ट ब्रिज ले लिया और इन इलेक्ट्रोड्स को आपने कनेक्ट कर लिया था। तो इसको कनेक्ट आप जब करते हैं तो यहाँ पे फिर वोल्ट मीटर भी बीच में डिवाइस है, कुंजी भी कल बताया था, वो भी आप ले सकते हैं। तो इसी में हम देख लेते हैं कि ये धारा का प्रवाह किस तरीके से हो रहा है, उसी के आधार पर उसका धन या ऋण जो निर्धारित होता है उसकी बात हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का, कॉपर की बात जब मैं कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका
इस दिशा में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अर्थात ये क्या हो रहा है, SHE से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वो किसकी ओर मूव कर रहे हैं, कॉपर की ओर मूव कर रहे हैं। और वैद्युत धारा की दिशा आपकी क्या है, इसकी अपोजिट, इस दिशा में आपकी वैद्युत धारा आ रही है। अर्थात वो कॉपर टू किस ओर मूव हो रही, कॉपर से आपका विद्युत धारा SHE की ओर मूव कर रही है। तो इस कंडीशन में जो आपका इसका जो विभव होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई। इसमें थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज होता है कि अब दूसरे का नेगेटिव आएगा। जैसे हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक में यही कैलकुलेशन हम करेंगे, तो जिंक के लिए भी यही डिवाइस आप रखेंगे। तो दोबारा में से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, फिर आपका कंफ्यूज भी दूर हो जाएगा। जैसे ई सेल आपने लिया तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट किया तो ई राइट हो गया, और जिंक के लिए हो गया तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो गया, ई जिंक हो गया। तो इसकी जब वैल्यू हम जिंक के लिए लेते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, तो वो आपकी ई सेल जो वैल्यू आएगी वो 0.76 आती है। लेकिन उस कंडीशन में कुछ अलग प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो जिंक में कॉपर के विपरीत किस्म की अभिक्रिया होती है, और जब आप ये वोल्टमीटर के द्वारा इसका विभव ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है वो होती है 0.76 वोल्ट। ठीक है ना। अब ये नेगेटिव या पॉजिटिव क्या होता है, इसी को क्लियर करने के लिए हम देख लेते हैं। तो जब इसमें एक्सपेरिमेंटली हम इसको सेटअप करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आपने SHE और कौन सा ले रखा है, जिंक सेमी सेल ले रखा है, तो यहाँ पे जो वैद्युत धारा की दिशा है वो पहले से विपरीत होती है। और इस कंडीशन में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से वैद्युत धारा कहाँ की ओर बह रही होगी, जिंक इलेक्ट्रोड की ओर। ठीक है ना। तो आपको पता है SHE लेफ्ट हैंड साइड में आपका है और जिंक राइट में है। तो इस कंडीशन में जो फ्लक्चुएशन और इस प्रकार की जो बातें होती हैं, अगर SHE से इलेक्ट्रोड की ओर धारा प्रवाहित होती है तो उस वाले को हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, उस वैल्यू को हम माइनस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है ना। एक बार इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से देख लें, थोड़ा सा क्लिष्ट है लेकिन आप आसानी से समझेंगे, दोबारा से सुन लेंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। हमने पहली कंडीशन में जब हम डेनियल सेल की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये आवश्यक नहीं होता कि कोई भी इलेक्ट्रोड जो है वो अगर कैथोड है तो कैथोड की तरह कार्य करे, या एनोड है तो एनोड की तरह कार्य करे। वैसा ही यहाँ पे किसके के साथ भी हो रहा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ भी, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ भी ऐसा हो रहा है। ठीक है ना। तो प्लस और माइनस वैल्यूज क्यों आ रही हैं, इसको दोबारा से समझ लेते हैं। कॉपर के लिए अभी हमने जस्टिफाई किया कि इसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट आपको पॉजिटिव आ रही है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है देख लें, दोनों ही चीजों को क्लियर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया कि वैद्युत धारा कहाँ से कहाँ बह रही है, कॉपर से किसकी ओर बह रही कह रहा है, SHE की ओर। अब ये प्रैक्टिकल भी हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर बह रहे होंगे, SHE से कहाँ की ओर बह रहे होंगे, SHE से इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे आपके कॉपर की ओर। इसका मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा। तो तभी उसमें से क्या हो रहे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे जब जिंक की बात हम कर रहे हैं कि SHE से जिंक की ओर जब आपकी ये विद्युत धारा का फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। विद्युत धारा की दिशा SHE से कहाँ है, जिंक इलेक्ट्रोड की ओर है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से होगा, जिंक टू SHE होगा। समझ रहे हैं ना, जिंक से SHE की ओर हो रहा होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर इस प्रकार की कंडीशन होती है तो वो आपको नेगेटिव वैल्यूज की प्राप्त होती है। एक और उदाहरण से ये क्या हो रहा होगा इसको हम और ज्यादा जस्टिफाई कर लेते हैं। अगर जिंक के किसी बर्तन में, जिंक के बर्तन में आप क्या रखेंगे, ये कोई पॉट हमने ले लिया और इसमें क्या रख दिया, इसमें कोई एसिड है आपका HCl या H2SO4 आपने ले लिया, और ये काहे का बना हुआ है, जिंक का। ठीक है ना। तो जिंक का जो बर्तन होगा तो उसको ये आपका जिंक इसमें घुलने लगेगा। जिंक HCl या H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, और यहीं पे हम ये अपचयन विभव और इसकी बात जो करेंगे वो बाद में आने वाले उसमें भी, जिसमें हम एक सीरीज बनाएंगे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे, तो उसमें विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों को हम सीखेंगे। लेकिन इस बात को एक बार फिर हम यहाँ पे देख ले रहे कि अगर जिंक का पॉट है और उसमें हमने H2SO4 या HCl ले लिया तो जिंक उसमें डिजोल्व होने लगेगा। लेकिन
उसकी दूसरी ओर अगर कॉपर के किसी पॉट में या बर्तन में आप क्या ले रहे हैं, कोई भी हाइड्रोजन आयन युक्त एसिड आप ले रहे हैं, HCl या H2SO4 ले रहे हैं, तो वहां पे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना, वहां पे कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। तो वही कंडीशन को हम यहाँ पे भी समझ ले रहे हैं। तो नट सेल में एक बार मैं फिर रिवाइज आपको करवा दे रहा हूं कि हम एनोड के रूप में SHE का प्रयोग करते हैं और कैथोड के रूप में हम दूसरे धातु इलेक्ट्रोड को लेते हैं, और वोल्ट मीटर जो इसमें लगा रहता है उसकी वैल्यू के द्वारा उसका इलेक्ट्रोड विभव आप ज्ञात कर लेते हैं। प्लस और माइनस की जो दिशा निर्धारित होगी वो इस बात पर निर्भर होगी, जैसे हमने कॉपर में कहा कि वैद्युत धारा कॉपर से SHE की ओर आ रही, अगर फ्लो ऑफ करंट आपका टूवर्ड्स टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो उसका वो पॉजिटिव साइन शो करता है और उसको हम प्लस से दिखाते हैं। और इसी के उल्टा अगर जो करंट है वो SHE से कहाँ की ओर फ्लो हो रही है, जिंक इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो हो रही है, तो उसके उस दिशा में जो आपको ये इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त होते हैं उनकी वैल्यूज नेगेटिव होती है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे समझ गए। एक छोटे से इसी फॉर्मूले के द्वारा डैनियल सेल का सेल विभव हम कैसे ज्ञात करते हैं उसको भी हम यहाँ पे ध्यान रख लेंगे। कॉपर का 0.34 आपको पता ही है, और अभी आपने देखा था जिंक का कितना था, 0.76 लेकिन नेगेटिव का था। तो जब आप डैनियल सेल के लिए सेल विभव ज्ञात करते हैं तो ई राइट माइनस फॉर डैनियल सेल, डी सेल मैंने लिख दिया, तो इसमें क्या होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो राइट में उस पर डैनियल सेल आपको याद आ रहा है, तो उस वाली कंडीशन में हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड में हम जिंक को सेटअप कर रहे थे, जिंक सेमी सेल था, और राइट हैंड साइड में कौन सा था, कॉपर सेमी सेल था। तो राइट का यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, कॉपर सेमी सेल की वैल्यू आपने लिखनी होगी। और मैंने पहले भी बताया कि जितने भी ये जो आपकी वैल्यूज होंगी अपचयन विभव वाली होंगी, और ये जो दूसरा होगा वो जिंक सेमी सेल की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है ना। इनको इस तरीके से अपचयन विभव होता है तो इस तरीके से दिखाते हैं। कॉपर का आपको पता है 0.34 वोल्ट होता है, और जिंक का आपको पता है माइनस 0.76 होता है। तो ये माइनस माइनस आपके प्लस हो गए, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यू हैव गॉट 1.1 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये क्या था, डैनियल सेल का सेल विभव था। तो अब आपको तभी, अब हमने पहले भी बताया था कि अगर किसी सेल का सेल विभव के बराबर ही अगर उसमें विभव होता है तो उस समय उसमें कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात वो साम्य की स्थिति में होता है। होप करते हैं कि आपको इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करते हैं ये आसानी से आप समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और चीजें आसानी से समझ में आई तो अपने साथियों के साथ भी आप इसको शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।